नमस्कार दोस्तों। मैं आईसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूं सफलता एजुकेशन में। मेरे भाई आप लोग तेजी से जुड़ेंगे। आज आप लोग के लिए एकदम बेहतर हो रहा। मेरे भाई आप सारे लोग जो है ना, तेजी से लिंक को शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। तेजी से जुड़ेंगे मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सारे लोग को मोस्ट वेलकम है सफलता एजुकेशन में। चलिए तो मेरे भाई अब स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं थंबनेल पर क्या लगा हुआ है। तो मेरे भाई आज के क्लास में जो है ना, आप लोग को मॉडर्न फिजिक्स में टोटल 100+ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। बट जो हाँ ना, आज मेरे भाई 30 गो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण के जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए, पहला सवाल है, देखेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। मेरे भाई पहला सवाल है, अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है। वर्जित ऊर्जा अंतराल को हम लोग डेल्टा ई से लिखते हैं और इसको अंग्रेजी में फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। और ये मेरे भाई चालक के लिए अलग होता है, अर्धचालक के लिए अलग होता है। अर्धचालक के लिए अगर बात करेंगे तो फॉरबिडन एनर्जी गैप 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, इनफैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ए जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता कि चालक के लिए क्या होगा, तो मेरे भाई चालक के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, जो कि 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। चालक में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करता है, अध्यारोपित करता है, जिसके कारण उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 0 होता है। लेकिन मेरे भाई यहाँ अर्धचालक बोला गया है, तो अर्धचालक का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इनफैक्ट अर्धचालक में बात करेंगे तो ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसलिए राइट आंसर ए जाएगा। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करेंगे यस। याद रखना कि अर्धचालक के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, जबकि इसी में चालक के लिए 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ओके, सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, आप इसे बनाएंगे, का राइट आंसर क्या होगा तेजी से आप कमेंट करेंगे। ये मेरे भाई डिब्रोगली तरंग दैर्ध्य है।
डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए व्यंजक आप जानते होंगे। डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, और इसके लिए मेरे भाई फॉर्मूला होता है H/P। H प्लांक नियतांक है और P संवेग है। संवेग को हम लोग m भी लिख सकते हैं, या इसी को H बटा काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिखेंगे तो √2m/k होगा। मेरे भाई इसी को अगर लिखना चाहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में, तो ये और कुछ होगा अलग। पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में हो जाएगा √2m³ V नोट। मेरे भाई पोटेंशियल डिफरेंस है। इसमें अगर बात करेंगे तो आप सवाल को देखिए, आपसे पूछा जा रहा डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, तो मेरे भाई आप देखिए ये वाला आंसर मैच कर रहा है H/m भी। लेकिन इस क्वेश्चन को इस रूप में भी पूछा जा सकता है। इसमें ऑप्शन H/P भी दे सकता है, H/√2m/k दे सकता है, H/√2m³ V नोट दे सकता है। इसलिए पूरे व्यंजक को आप कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरे 4 को व्यंजक को आप कंप्लीट कर लेंगे। आप लोग नोट बनाते चलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं जो कि हर साल कुछ ना कुछ चेंज करके पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वी होगा। मेरे भाई आप लोग को समझ में आ रहा तो यस कमेंट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। मेरे भाई 3 नंबर क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी तर्क द्वारा निर्गत बाई का मान उसके दोनों निवेशों के गुना से प्राप्त होता है, तो वह गेट है। गेट माने द्वार होता है मेरे भाई। गेट माने क्या होता है? द्वार होता है। यानी कि यहाँ पर इनपुट जो है ए और बी दिया जा रहा, और आउटपुट जो है A.B प्राप्त हो रहा, तो ये किस गेट को दर्शाता है? तो मेरे भाई आप लोग जो है ना गेट पढ़े होंगे। गेट मुख्य रूप से अगर बात करेंगे तो मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं और यूनिवर्सल गेट 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका आउटपुट दिया गया क्या जी? A.B दिया गया है। तो मेरे भाई ये जो आउटपुट है ये एंड गेट का है। किस गेट का है? एंड गेट का है। अगर आपसे पूछेगा कि और गेट का आउटपुट क्या होगा, तो और गेट का आउटपुट होता है बाई बराबर A+B। ये जोड़ करके आउटपुट देता है। अगर आपसे पूछेगा कि एंड गेट का आउटपुट क्या होगा, तो मेरे भाई ये डॉट करके देता है, इनफैक्ट मल्टीप्लाई करके देता है A.B, A.V। अगर आपसे पूछेगा कि नॉट गेट का आउटपुट क्या होगा, तो नॉट गेट का आउटपुट मेरे भाई बाई बराबर A का डैश या A का बार बोल सकते हैं। ये आपका मेरे भाई मूल गेट हो गया। मूल गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये तीनों का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट है। और गेट का पूछेगा तो बाई बराबर A+B। अगर एंड गेट का बुलियन व्यंजक पूछेगा तो बाई बराबर A.B, और नॉट गेट का पूछेगा तो बाई बराबर A का डैश या A का बार बोल सकते हैं। और यहाँ पर यही बोला जा रहा था कि ये आउटपुट जो है ना y A.B से प्राप्त हो रहा, तो बताइए ये किस प्रकार का गेट है? तो मेरे भाई ये एंड गेट है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। मेरे भाई आप लोग को समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो आप यस कमेंट करेंगे और साथ ही साथ लिखते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 है।
चलिए, ये क्वेश्चन मेरे भाई दशमलव पत्ती में आपको संख्या 27 दिया है, तो इसको द्विआधारी पत्ती में निकालना है। तो मेरे भाई कोई भी संख्या को दशमिक पत्ती से द्विआधारी संख्या बदलना रहेगा तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि द्विआधारी संख्या में बेस 2 होता है, जबकि दशमिक संख्या में बेस क्या होता है, 10 होता है। तो आप याद रखेंगे कि जब भी दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या बदलना रहेगा तो आप 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड तब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर मेरे भाई 27 को जो है ना, 27 की बात करेंगे तो इसका द्विआधारी संख्या निकालना है। इसको मेरे भाई सबसे पहले 2 को लाइन खींचना है, और ये दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या बदलना है तो 2 से आप भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 13 दूना 26, बाकी अंत में 1, जो भी शेष बचेगा उसको इस साइड आप लिखेंगे। फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 6 दूना 12, बाकी अंत में 1 आ जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 2 से, 2 तिया 6, बाकी अंत में क्या हो जाएगा, 0। मेरे भाई ये डिवाइड करते चलेंगे, ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 इकाएँ 2, बाकी अंत में 1। अब इसी को मेरे भाई रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। किस ऑर्डर में लिख देंगे, रिवर्स ऑर्डर में। तो ये दशमिक संख्या का द्विआधारी संख्या आपका प्राप्त हो जाएगा। दशमिक संख्या मेरे भाई यहाँ 27 है, 27, और इसका द्विआधारी संख्या हो जाएगा 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1। ये इसका आंसर होगा। आप मिलाइए, ये ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, डी जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। मेरे भाई आप लोग को समझ में आ रहा तो यस कमेंट करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बस इसमें ये याद रखना है कि जब भी दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या बदलना रहेगा तो मेरे भाई 2 से डिवाइड करना है। आइए 2 से तब तक डिवाइड करना जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए, और जैसा ही 1 आएगा तुरंत उसको जो है ना रिवर्स ऑर्डर में आप लिख देंगे, तो इसका जो है ना द्विआधारी संख्या आपको प्राप्त हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, 5 की ओर चलेंगे। फाइव नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी में, फुल वेव रेक्टिफायर में आपसे पूछा जा रहा कि यदि निवेश आवृत्ति 50 एजेड है तो इसका निर्गत या निर्गम आवृत्ति क्या होगा। ये मेरे भाई रेक्टिफायर से सवाल किया है। रेक्टिफायर की बात करेंगे तो रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को मेरे भाई अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं, और फुल वेव रेक्टिफायर को पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। तो यही आपका दोनों रेक्टिफायर है जिसमें आपको सवाल दिया गया है पूर्ण तरंग दिष्टकारी पर। तो मेरे भाई पूर्ण तरंग दिष्टकारी में आउटपुट फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला होता है, ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा। पूर्ण वाला में जो है ना एफ आउटपुट बराबर 2 इंटू एफ इनपुट होता है, 2 इंटू एफ इनपुट होता है। अगर यही मेरे भाई अर्ध तरंग दिष्टकारी होता तो एफ आउटपुट और एफ इनपुट आपस में क्या होता, बराबर होता है। ये मेरे भाई पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए है। ये किसके लिए है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए। आप याद रखेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी में एफ आउटपुट बराबर 2 इंटू एफ इनपुट होता है। अब यहाँ पड़ी निवेश आवृत्ति आपको कितना दिया गया है, 50 एजेड, यानी कि एफ इनपुट आपको 50 दिया है तो यहाँ 50 रखेंगे। तो ये मेरे भाई हो जाएगा 2 इंटू 50 बराबर कितना आ जाएगा, 100 एजेड आ जाएगा।
इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? आपका आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। लेकिन इसमें आपको याद ये रखना पड़ेगा कि पूर्ण में एफ आउटपुट जो होता है डबल इनटू एफ इनपुट होता है। लेकिन मेरे भाई अर्ध तरंग दिष्टकारी रहेगा, अर्ध तरंग दिष्टकारी रहेगा। इसको भी मैं लिख देता हूं, अर्ध तरंग दिष्टकारी रहेगा। अर्ध तरंग दिष्टकारी रहेगा। तो इसके लिए मेरे भाई एफ आउटपुट, एफ आउटपुट यानी कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी बराबर इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है। अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कि भाई ये अर्ध तरंग दिष्टकारी है तो इसका आंसर 50 से रह जाता। लेकिन आपसे पूछा गया था कि ये पूर्ण वेव तरंग है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। अब पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए फॉर्मूला मेरे भाई एफ आउटपुट का होता है 2 इंटू एफ इनपुट। और एफ इनपुट आपको 50 दिया है, 50 रखेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। मेरे भाई आप लोग को समझ में आ रहा? आ रहा तो आप लोग कमेंट करेंगे यस। चलिए याद रखना है पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए और अर्ध तरंग दिष्टकारी के लिए, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, शायद आगे ही मिल सकता आपको। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई क्वेश्चन आपका है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बनाने का प्रयास करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या रहा। 6 नंबर क्वेश्चन है, वैसा युक्ति जो मॉडुलन और डीमॉडुलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं। वैसा उपकरण जिसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों होता है उसको क्या कहा जाता है? ये सवाल है जी। वो वैसा उपकरण जिससे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों क्रियाएं संपन्न होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तेजी से लिखेंगे, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो मेरे भाई वो वैसा उपकरण जिससे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य होता है उसको हम लोग मोडेम कहते हैं। क्या कहते हैं? मोडेम कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। समझ में आ रहा मेरे भाई? समझ में आ रहा? चलिए याद रखना है कि जिस उपकरण में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों का कार्य होगा तो उसको हम लोग मोडेम कहेंगे, क्योंकि ये मोडेम में ऐसा होता है, मोडेम में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों होता है। इसलिए इसका राइट आंसर सी जाएगा, क्योंकि मॉडुलन और डेमोडुलन दोनों कार्य करती है उसे कहते हैं तो मॉड्यूलेशन, सॉरी मोडेम। क्या बोलेंगे? मोडेम। समझ में आ रहा? चलिए तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आ गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी होती है। मेरे भाई संचार उपग्रह का पृथ्वी से दूरी होती है, तो ये मेरे भाई आपको याद करने वाला चीज है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करेंगे तो पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर उसको स्थापित किया जाता। इसलिए इसका राइट आंसर ए जाएगा। मेरे भाई संचार उपग्रह, बात को समझना है, संचार उपग्रह किसी संचार को संचरित करने के लिए हम लोग ठिकाना, ये उपग्रह को जितनी दूरी पर सेट की जाती है, जितनी ऊंचाई पर सेट किया जाता है, ऊंचाई मेरे भाई 36,000 किलोमीटर होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, किलोमीटर में होता है, मील में नहीं। ठिकाना 36,000 किलोमीटर, ये 36,000 मील नहीं होगा, ये गलत है। 3600 किलोमीटर ये भी गलत है, और ये 3600 मीटर ये भी गलत है। याद रखना है 36,000 किलोमीटर। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा।
मेरे भाई समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसका राइट आंसर ये है, आप लोग टिक लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर आ गया है। 8 नंबर क्वेश्चन आपका है, अर्ध तरंग दिष्टकारी से सवाल किया है। तो मेरे भाई अभी जस्ट हमने बताया था, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एफ आउटपुट इज इक्वल टू एफ इनपुट होता है। एफ आउटपुट इज इक्वल टू क्या होता है? एफ इनपुट होता है। तो यहाँ पर इस सवाल ये है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में यदि निवेश आवृत्ति इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 एजेड है, तो निर्गम या निर्गत आवृत्ति क्या होगा, आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो मेरे भाई अभी जस्ट आप लोग को बताया गया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर में अर्ध तरंग दिष्टकारी में अर्ध तरंग दिष्टकारी में अर्ध तरंग दिष्टकारी में आउटपुट फ्रीक्वेंसी, जिसको निर्गत आवृत्ति बोलते हैं, इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है, निवेशी या निवेश आवृत्ति के बराबर होता है। और यहाँ निवेश आवृत्ति मेरे भाई 50 एजेड दिया गया है, तो यहाँ से आउटपुट कितना आ जाएगा? 50 एजेड। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन रुकेगा नहीं, एकदम बन जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वी जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वी जाएगा। मेरे भाई आप लोग को समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो आप लोग कमेंट करेंगे। एकदम सही चल रहा मेरे भाई, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग बी आंसर मारे हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 9 नंबर क्वेश्चन है। आप 9 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं और इसका आंसर तेजी से आप लोग बताएंगे क्या होगा। नाइन नंबर क्वेश्चन मेरे भाई फोटो सेल आधारित होता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, फोटो सेल आधारित होता है। तेजी से आंसर करेंगे। पहला में मेरे भाई धारा के रासायनिक प्रभाव पर, वी में है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर, सी में है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, और डी में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। मेरे भाई पहला ऑप्शन है धारा के रासायनिक प्रभाव पर, वी में है प्रकाश के विद्युत प्रभाव पर, सी में है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, और डी में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। अब बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। चलिए तो मेरे भाई बात को समझना है, फोटो सेल की बात करेंगे तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। मेरे भाई फोटो सेल की बात करेंगे तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वी जाएगा। इसका राइट आंसर वी जाएगा। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो आप यस लिखेंगे। चलिए बहुत सारे बच्चे बी आंसर कर रहे हैं, एकदम सही है। अब चलते मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन मेरे भाई अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। चलिए अब इसका आंसर बताएंगे।
आपका क्वेश्चन है कैथोड किरणें समूह हैं, मतलब आपको ये समझना है कि कैथोड किरणें निम्नलिखित में से किसका समूह है। ऑप्शन ए नंबर में है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनों के समूह को कैथोड किरणें कहते हैं। बी में है प्रोटॉनों के समूह को कैथोड किरणें कहते हैं। सी में है न्यूट्रॉनों के समूह को कैथोड किरणें कहते हैं। और परमाणुओं के समूह को कैथोड किरणें कहते हैं। आप इसका आंसर तेजी से बताएंगे। कैथोड किरणें किस पार्टिकल्स के समूह को कैथोड किरणें कहते हैं, तेजी से बताएंगे। तो मेरे भाई आपको याद ये करना पड़ेगा कि कैथोड किरणें में अगर बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन के समूह को कैथोड किरणें कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के समूह को कैथोड किरणें कहा जाता है। कैथोड किरणें कहा जाता है मेरे भाई, कैथोड किरणें कहा जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनों के समूह को कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। समझ में आ रहा? चलिए मेरे भाई, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। इसका राइट आंसर ए जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? कैथोड किरणें कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? कैथोड किरणें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपका है 11 नंबर क्वेश्चन। आपका 11 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। आप तेजी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होती है। मेरे भाई रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु होती है। तो मेरे भाई रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु को टी हाफ से डिनोट किया जाता है। टी हाफ से डिनोट किया जाता है। और इसके लिए फॉर्मूला मेरे भाई होता है ln2/लेमडा। ln2/लेमडा, जहां लेमडा क्या है? तो डी के कांस्टेंट है, जिसको हिंदी में छह नियतांक कहते हैं। और मेरे भाई ln2 का मान होता है 0.6931। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6931/लेमडा। अब इसका आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर क्या मैच कर रहा है, तेजी से बताएंगे। टी हाफ के लिए फॉर्मूला होता है ln2/लेमडा। ln2/लेमडा। ln2 का मान मेरे भाई 0.6931 होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। 0.6931/लेमडा, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। मेरे भाई आप लोग को समझ में आ रहा? आ रहा तो मेरे भाई कमेंट करेंगे यस। चलिए बहुत सारे बच्चे सी आंसर लगा रहे हैं। लेमडा के बारे में अगर जानना चाहेंगे तो ये लेमडा डी के कांस्टेंट होता है। लेमडा क्या होता है? डी के कांस्टेंट, जिसको हिंदी में छह नियतांक कहते हैं। और इसका एसआई मात्रक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका एसआई मात्रक पूछेगा तो मेरे भाई वो 1/सेकंड होता है, क्योंकि इसको यहाँ करेंगे तो टाइम नीचे आ जाएगा। ये नंबर है तो नंबर का कोई जो है मात्रक नहीं होगा, ठिकाना। तो 1/सेकंड, जिसको हम लोग एजेड लिखते हैं। इस प्रकार का भी सवाल आपको मिलेगा। इस प्रकार का भी सवाल मिलेगा। लेमडा छह नियतांक है, जिसका एसआई मात्रक पर सेकंड होता है, जिसको हर्ट्ज बोलेंगे, एचजेड। उसके बाद मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है।
12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है क्षय गुणांक की एसआई मात्रक होती है। क्षय गुणांक की एसआई मात्रक होती है। अभी हमने बताया है कि लेमडा को डीके कांस्टेंट कहते हैं और लेमडा को डीके कांस्टेंट कहते हैं और इसे हिंदी में क्षय गुणांक बोला जाता। और आपसे यहां पूछा जा रहा है कि क्षय गुणांक का एसआई मात्रक होता है। तो मेरे भाई क्षय गुणांक की बात करेंगे तो इससे हम लोग लेमडा द्वारा सूचित करते हैं। इसे लेमडा द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसके लिए फॉर्मूला की बात करेंगे तो अभी जस्ट हमने फॉर्मूला बताया है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए हाफ लाइफ को टी हाफ से डिनोट करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला होता है ln2 अपॉन लेमडा और ln2 का मान मेरे भाई 0.693 1 होता है अपॉन लेमडा। यहाँ से अगर लेमडा निकालना चाहेंगे तो निकल सकता है। लेमडा निकालेंगे तो यह आ जाएगा 0.6931 अपॉन ये टी हाफ डिवाइड में जाएगा और लेमडा को हमने मल्टीप्लाई मिलाया तो टी हाफ डिवाइड में जाएगा। ये संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा और ये समय है तो समय का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा सेकंड। और इसी को हम लोग पर सेकंड लिखेंगे और पर सेकंड को हम लोग एचजेड कहते हैं हर्ट्ज। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा वी जाएगा। मेरे भाई डीके कांस्टेंट का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है पर सेकंड होता है, याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। तेरह नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है, आप इसे बना सकते हैं और बना करके तेजी से आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है ये आपको थोरियम दिया गया है TH9230 दिया गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। मेरे भाई इस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। हालांकि यहाँ परमाणु लिखा गया लेकिन ये नाभिक का सिंबल है। आपसे पूछा जा रहा कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। मेरे भाई न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे, आप इसका आंसर करेंगे क्या होगा। चलिए बहुत सारे बच्चे आंसर 140 लगा रहे हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई ये आपका एक नाभिक दिया गया है और नाभिक को अगर बात करेंगे तो हम लोग ZA से डिनोट करते हैं और इसमें अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगी तो मेरे भाई ये टोपी में से ये जो हाँ ना ये जूता को घटा देना यानी A माइनस जेड करना। ये मेरे भाई परमाणु द्रव्यमान है और ये परमाणु क्रमांक है। तो परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे, इनफैक्ट टोपी में से ये जूता को घटाएंगे तो ये आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगा। ए की जगह पर 230 दिया हुआ है, ए की जगह पर बात करेंगे तो 230 दिया हुआ है, 230 रखेंगे। माइनस जेड के जगह पर अगर बात करेंगे तो 90 रखा हुआ है। अब इसको घटा लेंगे 140 आ रहा है, 140 आ रहा है, इसलिए राइट इसका आंसर क्या जाएगा सी जाएगा। चलिए बहुत सारे बच्चे आंसर पहले से सी दे चुके थे, इसका राइट आंसर सी जाएगा 140। आप हमेशा याद रखेंगे कोई परमाणु हो या नाभिक हो, अगर न्यूट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो ये मेरे भाई ए में से जेड को घटा देना, टोपी में से जूता को घटाना, तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी। लेकिन आपसे पूछेगा कि प्रोटॉनों की संख्या बताइए तो मेरे भाई प्रोटॉनों की संख्या ये परमाणु क्रमांक को बोला जाता है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक को बोला जाता है। तो अगर इसमें पूछता कि प्रोटॉनों की संख्या बताइए तो 90 होता, क्या होता 90 होता। बट आपसे क्या पूछा गया न्यूट्रॉनों की संख्या, इसलिए आप 230 में से 90 घटा करके आंसर देंगे।
क्या मेरे भाई आप लोग को समझ में आ रहा, मेरे प्यारे दोस्त? चलिए, समझ में आ रहा तो आप यस लिखेंगे। अब मेरे भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 14। 14 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे आप। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आ गया स्क्रीन पर। 14 नंबर क्वेश्चन आपका मेरे भाई, पीएन संधि डायोड का उपयोग किया जाता है। मेरे भाई क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड, जिसको हम लोग सिंपली डायोड ही बोल सकते हैं। पीएन संधि डायोड को हम लोग सिंपली डायोड बोल सकते हैं। और डायोड को किस उपकरण में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में मेरे भाई प्रवर्धक दे दिया गया है, प्रवर्धक का मतलब एम्पलीफायर होता है। दूसरा में मेरे भाई दोलक दे दिया गया है। तीसरा में मॉड्यूलेट। और चौथा में क्या है? दिष्टकारी। डायोड का प्रयोग कहाँ किया जाता है मेरे भाई? आप तेजी से कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए में प्रवर्धक। प्रवर्धक का मतलब एम्पलीफायर होता है, दोलक और मॉड्यूलेट और दिष्टकारी। ये मॉड्यूलेट की बात करेंगे तो ये मॉड्यूलेशन से रिलेटेड है। ये आपका दोलक और ये प्रवर्धक का मतलब होता है एम्पलीफायर। दिष्टकारी को हम लोग रेक्टिफायर कहते हैं। दिष्टकारी को अंग्रेजी में रेक्टिफायर कहते हैं। और हमने बताया था कि डायोड का प्रयोग रेक्टिफायर में किया जाता है। और रेक्टिफायर दो प्रकार के होते हैं। एक होता अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा होता फुल वेव रेक्टिफायर, जिसको पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। आप याद रखेंगे, अर्ध तरंग दिष्टकारी में एक डायोड का प्रयोग किया जाता है और पूर्ण तरंग दिष्टकारी में दो डायोड का प्रयोग किया जाता है। इसलिए पीएन संधि डायोड का उपयोग जो है ना, इस ऑप्शन के अनुसार अगर बात करेंगे तो डी जाएगा, रेक्टिफायर में किया जाता है। किस में किया जाता है? रेक्टिफायर में। मेरे भाई समझ में आया? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे। मेरे भाई 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप इसका आंसर बताएंगे तेजी से, क्या होगा? क्वेश्चन मेरे भाई है, निवेशी वोल्टेज या धारा, यानी इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट को बढ़ाने के लिए किस यंत्र को प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन आपका है, निवेशी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, ऑप्शन ए में मेरे भाई दोलित्र, बी में प्रवर्धक, सी में डायोड और डी में क्या है? दिष्टकारी है। मेरे भाई इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, तो मेरे भाई दोलित्र नहीं होगा, डायोड भी नहीं होगा। दिष्टकारी का काम है एसी को डीसी में करना। मेरे भाई एम्पलीफायर को अगर बात करेंगे तो एम्पलीफायर जो है इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट को जो है ना बढ़ाने का काम करता है, एम्पलीफाई करने का काम करता है। यही कारण है कि बड़े बड़े एम्पलीफायर की बात करेंगे तो आवाज़ को बहुत तेज कर देता है। आप याद रखेंगे, इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट को बढ़ाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता उस यंत्र को हम लोग एम्पलीफायर कहते हैं। और एम्पलीफायर को हिंदी में प्रवर्धक बोला जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वी जाएगा। इसका राइट आंसर मेरे भाई क्या जाएगा? वी जाएगा। आप याद रखेंगे इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन मेरे भाई 17 नहीं 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का है, आप इसे बनाएंगे। क्वेश्चन है मेरे भाई, एक ही तरंग दैर्ध्य, एक ही वेवलेंथ के इलेक्ट्रॉन और फोटॉन, ये प्रोटॉन नहीं है जी, फोटॉन है,
इलेक्ट्रॉन और फोटोन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? क्वेश्चन है मेरे भाई कि वेवलेंथ सेम रखा गया है, दो पार्टिकल्स है, एक है इलेक्ट्रॉन दूसरा है फोटोन, तो इन दोनों का कौन सी राशि जो हाँ न समान होगी? आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? वेवलेंथ मेरे भाई समान है, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा फोटोन है, इन दोनों में वेवलेंथ को समान रखते हुए कौन सी भौतिक राशि समान होगी? मेरे भाई वेग ऑप्शन ए में दिया गया है, बी में ऊर्जा दिया गया है, सी में संवेग दिया गया है और डी में क्या दिया गया है? कोणीय संवेग। तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के लिए अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य से चलेंगे तो P बराबर होता है H अपॉन लिम्डा, या इसको लिख सकते हैं लिम्डा बराबर H अपॉन पी। सेम ही चीज लिखा था मैंने, बस P को ऊपर कर रहे थे और लिम्डा को नीचे कर रहे थे। तो मेरे भाई यहाँ पर इसे P निकालोगे तो H बट्टा क्या हो जाएगा? लिम्डा हो जाएगा। ये मेरे भाई किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स के लिए हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ को लगाएंगे और डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला होता है H अपॉन पी, H अपॉन एम भी, H अपॉन रूट टू एम के, H अपॉन रूट टू एम क्यू भी नोट। अभी हमने इसका 4 व्यंजक लिखा था, लेकिन उसमें का ये प्राथमिक व्यंजक है, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑप्शन में संवेग दिखाई दे रहा, तो हमने दिमाग ये लगाया कि संवेग को निकाल लेते हैं, लेमडा को नीचे कर देते हैं। अब आ जाते हैं फोटोन के लिए। फोटोन के लिए बात करेंगे तो फोटोन के लिए मेरे भाई, फोटोन के लिए अगर बात करेंगे तो फोटोन का वेवलेंथ v इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के बराबर है। तो इसका अगर संवेग निकालना चाहेंगे तो इसका संवेग के लिए फॉर्मूला होता है E बटा सी। ई को हम लोग एच न्यू लिख सकते हैं, तो एच न्यू बटा सी। एक और फॉर्मूला होता है एच बटा लेमडा, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फोटोन के लिए अगर बात करेंगे तो संवेग का 3 व्यंजक होता है, ई अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी, एच अपॉन लेमडा। तो यहाँ से अगर चलेंगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा? एच अपॉन लेमडा। तो मेरे भाई फोटोन के लिए संवेग एच बटा लेमडा आ रहा और इलेक्ट्रॉन के लिए संवेग एच बटा लेमडा आ रहा। तो मेरे भाई यहाँ अगर देखेंगे तो दोनों का संवेग जो है ना समान चल रहा। क्या चल रहा? संवेग एक समान चल रहा। इसका आंसर जाएगा मेरे भाई संवेग। कोणीय संवेग नहीं मारेंगे, संवेग मारेंगे, क्योंकि हमने संवेग का फॉर्मूला लगाया है। इसका राइट आंसर सी जाएगा, कोणीय संवेग नहीं होगा, संवेग होगा, क्योंकि संवेग के लिए वो व्यंजक होता है। मेरे भाई आप लोग को समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन है। सत्रह नंबर क्वेश्चन को आप बनाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। ऑप्शन ए में मेरे भाई धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में शून्य और डी में क्या है? अनंत है। मेरे भाई बताएंगे अर्धचालक पदार्थ के लिए तापमान गुणांक होता है। ऑप्शन ए में क्या है? धनात्मक, बी में ऋणात्मक, सी में शून्य और डी में क्या है? अनंत है। इसका आंसर करेंगे। चलिए बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सी लगा रहे हैं। मेरे भाई सबसे पहले हम लोग को समझना ये पड़ेगा कि तापमान गुणांक को हम लोग अल्फा से लिखते हैं और ये अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग होता है। अर्धचालक के लिए निगेटिव होता है, अर्धचालक के लिए मेरे भाई निगेटिव होता है।
अर्धचालक के लिए नेगेटिव होता है। अगर यही पूछेगा चालक के लिए क्या होगा, तो चालक के लिए पॉजिटिव होता है। चालक के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आपसे मेरे भाई तापमान गुणांक पूछेगा चालक के लिए तो धनात्मक होगा, अर्धचालक के लिए बोलेगा तो ऋणात्मक होगा। अब आप आंसर बता सकते इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ अर्धचालक दिया गया था क्वेश्चन में, तो अर्धचालक के लिए तापमान गुणांक का मान जो है ना ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक होगा। समझ में आ रहा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। आप इसका आंसर तेजी से देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। मेरे भाई नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में दिया गया है ए प्लस जेड, बी में दिया गया है ए माइनस जेड, सी में दिया गया है ए अपॉन 2 और डी में दिया गया है जेड। मेरे भाई नाभिक को हम लोग एक्स जेड ए द्वारा निरूपित करते हैं, जिसमें मेरे भाई जेड जो है ना ये परमाणु क्रमांक को दर्शाता। जेड की बात करेंगे तो ये परमाणु क्रमांक को दर्शाता, और ए की बात करेंगे तो ये परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या नहीं परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता। लिख देते हैं ये परमाणु द्रव्यमान है। नीचे मेरे भाई ये परमाणु क्रमांक है। मेरे भाई परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, और परमाणु द्रव्यमान टोटल नाभिक के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या को दर्शाता है। दोनों को जोड़ करके बोल सकते हैं। और ये आपको बताया गया होगा कि ए बराबर क्या होता है, तो P प्लस एन होता है। ए बराबर मेरे भाई P प्लस एन होता है। P मेरे भाई क्या है, तो प्रोटॉनों की संख्या, जिसको हम लोग जेड से भी डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक को, परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो ये जेड है, और ये बेसिकली प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। और यहाँ एन क्या है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो मेरे भाई यहाँ से न्यूट्रॉन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस जेड। क्या आ जाएगा, ए माइनस जेड। इसलिए इस नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर वी जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तो आप यस कमेंट करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को मेरे भाई बारीकी से देखते चलना है। ये वो क्वेश्चन है जो P बाई क्यू के रूप में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित में कौन संबंध द्रव्यमान और ऊर्जा को दर्शाता है। द्रव्यमान और ऊर्जा को दर्शाता है। क्वेश्चन आपका है द्रव्यमान और ऊर्जा से रिलेटेड कौन सा व्यंजक सही है, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए में बात करेंगे एम बराबर ई, बी में एम स्क्वायर बराबर ई, सी में एम सी स्क्वायर बराबर ई, और डी में अगर बात करेंगे तो एम बराबर अंडर रूट ई बटा 2। इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। मेरे भाई आइंस्टाइन के द्रव्यमान ऊर्जा सिद्धांत से चलेंगे। इन्होंने एक व्यंजक बहुत खतरनाक दिए थे, जिससे परमाणु बम बनाया जाता, E बराबर एम सी स्क्वायर। मेरे भाई द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए एक संबंध E बराबर एम सी स्क्वायर होता है। E बराबर एम सी स्क्वायर होता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं आइंस्टाइन बराबर एम सी स्क्वायर।
ई मेरे भाई ऊर्जा है, एम द्रव्यमान है, सी प्रकाश की चाल है। तो द्रव्यमान और ऊर्जा के लिए संबंध सही जाएगा आपका सी, ई बराबर एम सी स्क्वायर, ई बराबर एम सी स्क्वायर। अब हम लोग क्वेश्चन 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है मेरे भाई, पी प्रकार के अर्धचालकों के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? मतलब पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए अशुद्धि के रूप में क्या डोपिंग किया जाता है? ऑप्शन ए में मेरे भाई बोरॉन है, बी में बिस्मथ है, सी में आर्सेनिक है, और डी में क्या है? फास्फोरस है। आप तेजी से आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे भाई पी प्रकार के अर्धचालक है, तो हमने बताया था पी प्रकार के अर्धचालक में अगर बात करेंगे तो ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को डाला जाता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि को डाला जाता है। और त्रिसंयोजी अशुद्धि के रूप में क्या क्या होता है तो वो देखेंगे। त्रिसंयोजी अशुद्धि के रूप में अगर बात करेंगे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये मेरे भाई ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी है, त्रिसंयोजी अशुद्धि है। और पी टाइप अर्धचालक में ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी अशुद्धि को मिलाया जाता है। और त्रिसंयोजी अशुद्धि के रूप में क्या क्या आता है तो बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये सब के पास 3 संयोजकता है। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या जाएगा। तो ऑप्शन ए में बोरॉन आपको दिया हुआ है, और कहीं तो नहीं दिख रहा बिस्मथ, आर्सेनिक, फास्फोरस, ये सब तो पेंटावैलेंट है, जबकि यहां पर पी टाइप में ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी को डाला जाता है, इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। मेरे भाई आप लोग को समझ में आ रहा? समझ में आ रहा तो यस लिखेंगे। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ये क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग किया जाता है, डायोड का उपयोग किया जाता है। मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, डायोड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रवर्धक की तरह, बी मेरे भाई दोलक की तरह, और सी में मॉड्यूलेटर की तरह, और डी में क्या है? दिष्टकारी की तरह। ये तो मेरे भाई क्वेश्चन रिपीट कर रहा। तो मेरे भाई क्वेश्चन को जो है ना कई बार जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ भी रिपीट हो रहा। आप देख सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई पीछे भी देखे थे पीएन जंक्शन डायोड लिखा था, तो पीएन जंक्शन डायोड को ही डायोड बोलते हैं। और डायोड का इस्तेमाल दिष्टकारी में किया जाता है। ए नहीं होगा, वी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, राइट आंसर क्या जाएगा? डी, दिष्टकारी, जिसको रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफायर मेरे भाई 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ में एक डायोड का प्रयोग किया जाता है, जबकि फुल में 2 डायोड का प्रयोग किया जाता है। अब मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है। मेरे भाई ऑप्शन ए में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है, जो कि आप डिसाइड कर सकते हैं। ए में क्या दिया गया है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी में क्यूरी है, सी में एमयू है, और डी में जूल है। क्वेश्चन आपका है, रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक होता है या रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है?
तो मेरे भाई रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक वेक बेरल होता है, लेकिन अन्य मात्रक क्यूरी होता है, क्योंकि इसका खोज जोहाना वेक बेरल ने किया था। और आगे चल करके जोहाना बहुत सारे वैज्ञानिक मिल करके बहुत सारे रेडियो एक्टिव पदार्थ को खोजे, जिसमें क्यूरी भी बहुत अच्छा योगदान निभाए थे। इसलिए याद रखना है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का एसआई मात्रक पूछेगा तो बेक बेरल होता है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो क्यूरी होता है। ये अन्य मात्रक के रूप में आता है क्यूरी, लेकिन हाँ ये भी एसआई मात्रक होता है। इसमें बेक बेरल नहीं है, इसमें क्यूरी दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका एसआई मात्रक या मात्रक क्या मार देंगे, क्यूरी मारेंगे। मेरे भाई इसका आंसर सी होगा। क्या इस आंसर से आप सहमत हैं? चलिए, क्या किसी को डाउट? बहुत सारे बच्चे बी आंसर लगाए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 23 नंबर क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है? वेधन क्षमता का मतलब मेरे भाई पेनेट्रेटिंग पावर, छेद करने की क्षमता वेधन क्षमता कहलाती है। अंग्रेजी में इसे पेनेट्रेटिंग पावर बोलते हैं। आपको बताना है कि किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन ए में मेरे भाई अल्फा किरणें, बी में बीटा किरणें, सी में गामा किरणें और डी में कैथोड किरणें। आपको बताना है कि इसमें से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। मेरे भाई अल्फा की बात करेंगे तो अल्फा को हीलियम न्यूक्लियस ही बोलते हैं। अल्फा को क्या बोलते हैं? हीलियम नाभिक भी बोला जाता है, हीलियम नाभिक बोला जाता है। और इसका वेधन क्षमता मेरे भाई सबसे कम होता है, इसका वेधन क्षमता सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। बीटा किरणें की बात करेंगे तो ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है। क्या है जी? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, या इसको एक इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। बीटा किरणें को हम लोग इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, और इसका वेधन क्षमता जो है अल्फा से अधिक होता है, इससे मेरे भाई इसका अधिक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इससे मेरे भाई ये हल्का है, और जो पार्टिकल हल्का होगा उसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होगा। लेकिन अगर बात करेंगे तो इसमें गामा किरणें भी दिखाई दे रहा। ये मेरे भाई ये लाइट पार्टिकल है, ये प्रकाश का कण है, इसको हम लोग विद्युत चुंबकीय विकिरण ही बोलते हैं। और गामा किरणें की बात करेंगे तो इसका रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है। इसका रेस्ट मास क्या होता है? जीरो होता है। रेस्ट मास का मतलब विराम द्रव्यमान, और विराम द्रव्यमान की बात करेंगे तो गामा किरणें का शून्य होता है। और एक तरह से समझ सकते हैं कि इसका मासे नहीं है, तो ये बहुत सूक्ष्म पार्टिकल होगा, इसलिए इसका पेनेट्रेटिंग पावर जो है ना सबसे अधिक होगा। आप याद रखेंगे कि अल्फा बीटा और गामा में सबसे अधिक जो है ना वेधन क्षमता मेरे भाई गामा किरणें की होती है। कैथोड किरणें सर कैसे होगा, कैसे नहीं होगा जी? तो कैथोड किरणें मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों के समूह को कैथोड किरणें कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी झुंड में आ जाएगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। क्योंकि गामा किरण की बात करेंगे तो ये जो है ना लाइट पार्टिकल्स है, इसका रेस्ट मास जीरो होता है, यानी कि ये एकदम महीन पार्टिकल्स है, इसलिए इसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होगी। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा? याद रखिएगा कि सबसे अधिक वेधन क्षमता जो है ना गामा किरणें की होती है, और सबसे कम वेधन क्षमता किसकी होगी? अल्फा की होगी, और बीच में आपका बीटा आ जाता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है? मेरे भाई टीवी चैनल में जिस आवृत्ति का प्रयोग किया जाता है वो आवृत्ति का रेंज क्या होता है, ये सवाल है। तेजी से आंसर बताएंगे। ए में मेरे भाई 30 AZ से 300 AZ बोला जा रहा,
बी में बात करेंगे तो 30 किलो एचजेड से 300 किलो एचजेड, और सी में बात करेंगे तो 30 मेगा एचजेड से 300 मेगा एचजेड, और डी में बात करेंगे 30 गीगा एचजेड से 300 गीगा एचजेड। मेरे भाई टीवी ट्रांसमिशन के लिए, टीवी प्रसारण के लिए अगर बात करेंगे तो हमने बताया था कि 30 मेगा एचजेड से 300 मेगा एचजेड का प्रयोग किया जाता है। आप याद रखेंगे टीवी प्रसारण के लिए, टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा गया। 30 मेगा एजेड से 300 मेगा एजेड का प्रयोग किया जाता है। 30 मेगा एजेड से 300 मेगा एजेड का प्रयोग किया जाता है। टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास 30 मेगा एजेड से 300 मेगा एजेड होता है। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा? आ रहा तो आप यस लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 25 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे भाई स्क्रीन पर आ गया है, आप इसे आंसर करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसकी वेधन क्षमता सबसे कम होती है। मेरे भाई अभी हमने सवाल किया था कि सबसे अधिक की बात करेंगे, सबसे अधिक वेधन क्षमता की बात करेंगे और सबसे कम वेधन क्षमता की बात करेंगे तो अल्फा बीटा गामा में आपको अभी जस्ट हमने बताया था। जरा आंसर करेंगे, वेधन क्षमता सबसे कम होती है। वेधन क्षमता सबसे कम होती है। मेरे भाई आंसर करेंगे, वेधन क्षमता सबसे कम किसकी होती है। पहला में है अल्फा किरणें, वी में है बीटा किरणें, सी में है गामा किरणें और डी में है कैथोड किरणें। मेरे भाई बताएंगे वेधन क्षमता सबसे कम किसकी होती है। तो अभी हमने बताया था अल्फा बेचारे का वेधन क्षमता सबसे कम होती है क्योंकि ये भारी है बीटा और गामा के तुलना में। और जो चीज भारी रहेगा उसका वेधन क्षमता, पेनेट्रेटिंग पावर, छेद करने की क्षमता कम होगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा। अभी हमने बताया था कि वेधन क्षमता मेरे भाई सबसे ज्यादा जो है ना, सबसे अगर ज्यादा की बात करेंगे तो गामा का होता है, उसके बाद बीटा का होता है, उसके बाद मेरे भाई अल्फा का होता है। इसको आप याद रखेंगे और जब भी सवाल करेगा तो अल्फा बीटा गामा से कनेक्ट करके करेगा ताकि बच्चों को जो हाँ ना समझ में आए कि किसका सबसे अधिक होता है तो गामा का और सबसे कम किसका होता है तो अल्फा का। मेरे भाई समझ में आ रहा? आ रहा तो आप यस लिखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 नंबर। क्वेश्चन मेरे भाई निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। मेरे भाई क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में कौन अल्फा कण के लिए सही है। ऑप्शन ए में मेरे भाई इलेक्ट्रॉन, वी में विद्युत चुंबकीय विकिरण, सी में हीलियम नाभिक और डी में हाइड्रोजन नाभिक। अल्फा पार्टिकल्स को मेरे भाई पहचानना है। निम्नलिखित में किसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं या अल्फा पार्टिकल के लिए सही है। तेजी से कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई अभी जस्ट हमने बताया था, चलिए बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। मेरे भाई अभी जस्ट हमने बताया था कि अल्फा को हीलियम नाभिक कहते हैं।
अल्फा का दूसरा नाम क्या है? हीलियम नाभिक, He24, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? हीलियम नाभिक बोलेंगे। अल्फा का दूसरा नाम क्या होता है? हीलियम नाभिक। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी जाएगा। हाइड्रोजन नाभिक नहीं होगा, हीलियम नाभिक होगा। मेरे भाई समझ में आ रहा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। मेरे भाई बहुत सिंपल सवाल है, ये कई बार बताया गया होगा आप लोग को कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक में अगर बात करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर नाभिक बनता है। और परमाणु की बात करेंगे तो परमाणु में 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर अगर बात करेंगे तो दो जो है ना फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है, 2 मौलिक कण होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आपसे पूछेगा कि परमाणु में बताइए, तो परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु में 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। लेकिन आपसे पूछेगा कि नाभिक में बताइए, तो नाभिक मेरे भाई परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसमें बोला जा रहा है प्रोटॉन से, गलत है, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन से। मेरे भाई इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता नाभिक में, इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन तो होता है, लेकिन केवल प्रोटॉन नहीं होता है, अल्फा कण से। ये तो गलत बोल रहा है जी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। मेरे भाई नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा? चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन है, फिर से आपका देखिए बाइनरी सिस्टम का सवाल आ गया है। 28 नंबर क्वेश्चन में 25 का द्विआधारी समतुल्य है। 25 मेरे भाई दशमिक संख्या है। इस दशमिक संख्या का आपसे पूछा जा रहा कि द्विआधारी संख्या क्या होगा। आप तेजी से कैलकुलेट करके बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा बताएंगे? चलिए अब इसको हम बनाते हैं मेरे भाई। 25 ये मेरे भाई दशमिक संख्या है, और इसको द्विआधारी संख्या बदलना है। तो हमने बताया था कि द्विआधारी संख्या का आधार 2 होता है, इसलिए जब भी दशमिक संख्या को द्विआधारी संख्या बदलना रहेगा तो हमेशा 2 से भाग देना है। और ये 2 से भाग तब तक जारी रखेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। अब 2 से लगाइए, 12 दूना 24, बाकी हाथ में 1, जो भी शेष बचेगा इसमें लिखना है। फिर 2 से लगाइए, 2 छक 12, बाकी हाथ में 0। फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, बाकी हाथ में 0। फिर 2 से मेरे भाई लगाओ, 2 इकाई 2, बाकी हाथ में 1। इस प्रकार से आपको भाग करने आना चाहिए मेरे भाई। 2 से डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद अब रिवर्स ऑर्डर में इसको लिखना पड़ेगा, उल्टा क्रम में। 25 मेरे भाई दशमिक संख्या,
इसका द्विआधारी संख्या हो जाएगा 11001। मेरे भाई 25 क्या है, दशमिक संख्या है। इसका द्विआधारी संख्या 11001 हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है, 11001। इसका राइट आंसर मेरे भाई सी आएगा। इसका राइट आंसर मेरे भाई सी आएगा। मेरे भाई समझ में आ रहा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। ट्वेंटी 29 नंबर क्वेश्चन, एक्स किरणें हैं। आपको बताना कि एक्स किरणें होती है, एक्स किरणें होती है। ऑप्शन ए में मेरे भाई गतिमान इलेक्ट्रॉन, बी में गतिमान धनात्मक आयन, सी में गतिमान ऋणात्मक आयन, और डी में अगर बात करेंगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्स किरणें की बात कर रही है, एक्स किरणें होती है। तो मेरे भाई एक्स किरणें एक प्रकार का लाइट होता है जो दिखाई नहीं देता, और ये मेरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। मेरे भाई विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसका एनर्जी हाई होता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। मेरे भाई एक्स किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे। गामा किरणें की बात करेंगे तो भी विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। एक्स किरणें की बात करेंगे तो यही विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी जाएगा। मेरे भाई समझ में आ रहा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 को आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ये किसका प्रतीक है? मेरे भाई ये किसका सिंबल है, ये बताना आपको। मेरे भाई ये किसका सिंबल है, इस प्रकार से दिया गया है, आपको ये बताना कि ये किसका सिंबल है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा डायोड का, बी में एन टाइप का, सी में पी टाइप का, डी में ट्रांजिस्टर का। मेरे भाई ये किसका प्रतीक है, बताएंगे? ये किसका प्रतीक है? मेरे भाई इसका नाम की बात करेंगे तो ये डायोड होता है। ये क्या होता है जी, डायोड होता है, जिसमें ये वाला पी सिरा होता है और ये एन सिरा होता है। पी एन जंक्शन डायोड को सिंपली डायोड कहते हैं। ये मेरे भाई डायोड का सिंबल है। ये किसका सिंबल है, डायोड का सिंबल है। एक सिंपल डायोड होता है जिसको डायोड कहते हैं या पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। दूसरा मेरे भाई जीना डायोड होता है। एक मेरे भाई एलईडी होता है। उसके बाद एक फोटो डायोड होता है। इन चारों में अगर बात करेंगे तो ये आपका डायोड है। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मेरे भाई, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का मान होता है। तो मेरे भाई ये तो सवाल हो गया है जी। ये सवाल आपको ये क्वेश्चन सीरीज में करवाया गया है, फिर से रिपीट कर रहा है सवाल। क्वेश्चन है किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक होता है। तो मेरे भाई तापमान गुणांक को अल्फा से लिखते हैं, और ये अर्धचालक के लिए ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। अर्धचालक के लिए क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगर मेरे भाई आपसे पूछेगा कि चालक के लिए क्या होगा, तो चालक के लिए धनात्मक होता। तो ये सवाल बन सकता है, इसलिए याद रख लेंगे। अर्धचालक के लिए ऋणात्मक और चालक के लिए क्या होता है, धनात्मक होता। क्या मेरे भाई
इसका राइट आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर ही आपको अर्धचालक दिया गया था, तो अर्धचालक के लिए क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। इसलिए इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा? वी जाएगा। क्या किसी को डाउट है? किसी को डाउट है तो बता सकते हैं। चलिए मेरे भाई, आपको जो, हाँ, हम टोटल 30 सवाल करवाए, जिसमें एक लास्ट में रिपीट हो रहा था। बस आज के लिए मेरे भाई इतना ही रहेगा। अब मिलते हैं हम अगले क्लास। आप सारे लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई, आप सारे लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट।